हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का भाई स्वागत है आज के इस प्यारे से लेक्चर न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आपने सुना भी है बहुत बारे में इसके बारे में कि भाई एक्शन रिएक्शन लॉ होता है, सभी को पता है ये बात, ठीक है। और न्यूटन थर्ड लॉ में और भी क्या क्या चीज़ें हैं वो आज हम देखेंगे, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे भाई एक्शन रिएक्शन वास्तव में होती क्या चीज़ें हैं। तो प्यारे बच्चों, जुड़ना सभी को, और सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग जो भी स्टूडेंट जुड़े हुआ है। और आज हम बात करने वाले भाई न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। आई होप आपको पिछले लेक्चर सभी समझ में आए होंगे। अगर ये भी लेक्चर अगर कोई दिक्कत आती है और समझ में आता है तो आप कमेंट करें, नहीं समझ में आता तो भी कमेंट करें। और देखें भाई क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो एक्शन रिएक्शन लॉ बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है भाई, एक्शन रिएक्शन लॉ बोला जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको एक्शन रिएक्शन लॉ बोला जाता है। तो एक्शन किसका रिएक्शन किसका वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखना, टू एवरी एक्शन, अगर आप कोई भी एक्शन कर रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। देखो यहाँ पर हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में फोर्स पढ़ रहे हैं भाई, क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स। तो यहाँ पर अगर आप देखो किसी चीज़ को आप पुल कर रहे हो, मान के चलो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ किसी वॉल की बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक ये वॉल है भाई, ठीक है। और इस वॉल को एक मैन है जो क्या करता है, पुश कर रहा है। क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। चलो बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये देखो भाई, ये इसको क्या कर रहा है, इसको आगे की तरफ धकेल रहा है। क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है ये मैन। अब ये मैन इसको पुश कर रहा है तो इसमें समझना आराम से, ये इसको आगे की तरफ क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। इसको क्या कर रहा है अभी, मैन फोर्स लगा रहा है अभी। देखो ये आपका मैन है और ये आपका फोर्स है। अब मैन ने किसके ऊपर फोर्स लगाया, वॉल के ऊपर। तो वॉल भी क्या मैन के ऊपर फोर्स लगाएगी, क्या यही होगा। देखो ये मैन है जो आपका, ये आपका एक्शन करेगा। ये क्या करेगा, आपका एक्शन करेगा। और यहाँ पर देखो ये आपका फोर्स लगाया ना, तो जो आपकी जो वॉल है वो क्या करेगी, फिर रिएक्शन करेगी। क्या करेगी भाई, रिएक्शन करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, मैन एक्शन कर रहा है तो मैन एक्शन करेगा तो मैं कहूँगा कि फोर्स ऑन वॉल, मैं ऐसे बोलूँगा भाई, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू मैन। अच्छा, तो इसका मतलब इसको मैं बोलूँगा फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू मैन, या आप बोल सकते हो फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू मैन। इसको मैं F1 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको F1 बोलूँगा तो यहाँ पर देखो मैन ने किसके ऊपर फोर्स लगाया, वॉल के ऊपर। तो फोर्स ऑन वॉल, किसके ऊपर फोर्स लगाइए, वॉल के ऊपर। किसकी वजह से लगा, मैन की वजह से। तो मैं इसको बोलूँगा कि फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू मैन। अच्छा, तो इसका मतलब मैन के ऊपर ही फोर्स लगेगा एक अपोजिट में। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका कंडीशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ देखो फिर दूसरी, मैं F2 फोर्स लेता हूँ उसको, यहाँ ये वॉल क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, मैन के ऊपर भी एक फोर्स लगाएगी, जिसको मैं F2 नाम दे देता हूँ। तो F2 मतलब फोर्स ऑन मैन ड्यू टू वॉल, फोर्स ऑन मैन ड्यू टू वॉल। बस ये पॉइंट आप समझने की कोशिश करना, जिसके ऊपर फोर्स है, जैसे मैन के ऊपर फोर्स, उसको मैन पहले लिखो और जिसकी वजह से फोर्स है उसको बाद में लिखो। ये होगा, मैं अगर वॉल के ऊपर फोर्स है मैन की वजह से, ये आप पहले लिखो। इतना कुछ लिखने के बाद देखो अब F1 और F2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या आप देखो, आप मैन, आपका जो मैन है ये इस साइड क्या कर रहा है, वॉल को धकेल रहा है, इस साइड फोर्स लगा रहा है। तो ये दीवार क्या करेगी, मैन को इस साइड फोर्स लगाएगी। तो ये फोर्स, ये बोल रहा है दोनों फोर्स है ना, ये इक्वल होंगे। क्या होंगे, ये जो ये एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसका क्या होगा, एक रिएक्शन भी होगा। जैसे मैंने कहा F1 मेरा क्या है, एक एक्शन फोर्स है भाई। क्या कहा आपने, कहा भाई F1 इक्वल टू F2, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है तो विद नेगेटिव साइन बोल दूंगा मैं इसको। क्या बोल दूंगा भाई, विद नेगेटिव साइन अगर वेक्टर लगाता हूं तो। यहाँ पर F1 और F2 क्या है, यहाँ पर एक्शन रिएक्शन फोर्सेज हैं, इक्वल है और एक्शन रिएक्शन फोर्सेज हैं। कुछ बातें और देखेंगे। देखो यहाँ पर एक चीज़ तो ये होगी भाई, आपका जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेज ये है, ज़्यादातर को मैं क्या करता हूँ, जैसे ये तो आपकी सामने मेन फंडा था। अब दूसरी बात है, एक्शन रिएक्शन की बात करें, जैसे कि आपने रॉकेट को देखा, ये रॉकेट आपके सामने, इस रॉकेट को देखो आप, ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर की तरफ जाने के बाद ये आपका रॉकेट जो है ऊपर की तरफ जाएगा। अब इस रॉकेट में ऊपर की तरफ जाने से मतलब समझते हो आप कि भाई यहाँ देखो
ऊपर की तरफ गया, मतलब उसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगा, लेकिन फ्यूल को नीचे छोड़ गया भैया। ये क्या आपका फ्यूल। अभी जो ये फ्यूल को नीचे छोड़ने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये रिएक्शन हो गया। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन और यहाँ पर एक्शन है, तो ये एक्शन और रिएक्शन समझ में आए भाई। सीधी सी बात है, जो झटका लगे यानी उसकी वजह से ये तो ऊपर चला जाएगा और फ्यूल नीचे की तरफ रह जाएगी। तो यहाँ पर भी देखा आप, एक्शन और रिएक्शन होगा, एक्शन ऊपर की तरफ, रिएक्शन नीचे की तरफ, फोर्स दोनों डायरेक्शन में लग रहा है और इक्वल भी होगा अपोजिट भी होगा। क्या होगा, इक्वल भी होगा अपोजिट होगा। अब देखो फ्यूल नीचे की तरफ जाएगा और एक्शन आपका ऊपर की तरफ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो अब जो फंडा होगा आपका, देखो एक्शन रिएक्शन ये समझ में आया होगा। अब जो देखते हैं भाई, जैसे मैं मैन की बात करता हूँ, इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पर मैन की बात करते हैं। चलो एक बार इसमें देखो, जो ये मैन है ना, यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, ऐसे चल इसकी बात करते हैं भाई, ठीक है। अब ये क्या करता है, ग्राउंड को दबा रहा है। तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर ग्राउंड को क्या कर रहा है, यहाँ पर कुछ प्रेशर से ग्राउंड को क्या कर रहा है, अभी दबा रहा है एक फोर्स से। तो ग्राउंड भी सेम प्रेशर से इसके ऊपर क्या करेगा, ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, मैं इसको नॉर्मल फोर्स का नाम देता हूँ। ये आपको बहुत जगह मिलेगा भाई जहां पर आप खड़े हो उस पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल डायरेक्शन में आपका क्या लगता है, एक फोर्स लगेगा। तो ध्यान रखना है इस पॉइंट का, आपके ऊपर जहां खड़े वहां नॉर्मल फोर्स लगा। क्या लगा, नॉर्मल फोर्स। अब चलो बात करते हैं भाई, आपका जो एक्शन रिएक्शन था, देखो ऊपर लिखा हुआ ना अभी तक, एक्शन है रिएक्शन है अपोजिट डायरेक्शन। अब ये देखो नॉर्मल फोर्स है, यहाँ पर जो ये फोर्स लगाया आपने दबाया, इसका अपोजिट। अब ये फोर्स ना, ये मैं कहूँगा ये mg फोर्स है। क्या है, mg फोर्स। आपको पता है भाई नीचे मैन की तरफ क्या लगता है, mg फोर्स लगता है। कैसे लगता है, इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। आपके सामने ये अर्थ है भाई, ठीक है। इस अर्थ के ऊपर ये मैन खड़ा था भाई आपका, ठीक है। अब ये मैन तो था यहाँ पर, अब इस मैन का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। क्या होगा, मास होगा। अब इस मास और यहाँ पर सेंटर की तरफ क्या लगेगा, एक इस क्या नाम, अर्थ के सेंटर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर एक नॉर्मल भी लगेगा भाई, क्या लगेगा, नॉर्मल। अब इन पॉइंट को समझना, एक्शन रिएक्शन फोर्स, यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि फंडा क्या है। एक्शन रिएक्शन हमेशा इक्वल नहीं होता, ये ध्यान रखना। मतलब एक्शन रिएक्शन हर एक जो फोर्स होगा आप देखोगे इक्वल फोर्स एक्शन रिएक्शन नहीं होते। कैसे, आपको देखा भी देखता हूं मैं, यहाँ पर जो अट्रैक्शन हुआ है मैन का किसके साथ, अर्थ के साथ। मैं कहूँगा मास ऑफ अर्थ। क्या, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मैन बोल देता हूं मैं। अगर मैं इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने की कोशिश करूं, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल, तो आप कहोगे GME/MM अपॉन RE का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इतना हो गया भाई, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां अगर मैं इसको G लेता था भाई, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, mg, किसके बराबर, mg के बराबर। सेम वैल्यू यहां से यहां तक। तो मतलब मैं देखूंगा कि अर्थ ने मैन के ऊपर फोर्स लगाया mg फोर्स से, इसको mg फोर्स से नीचे की तरफ खींच रही है, mg फोर्स से नीचे की तरफ इसको खींच रही है। इसका मतलब ये हुआ कि mg फोर्स से नीचे की तरफ खींच रही है और मैन भी mg फोर्स से अर्थ को ऊपर की तरफ खींच रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जो आप बोल रहे हो कि जो मैन mg फोर्स लगा रहा है ना, इसका जो अपोजिट रिएक्शन है ना वो सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर है। ये नॉर्मल फोर्स इसका मतलब नॉर्मल फोर्स इसका रिएक्शन फोर्स नहीं है, ये ध्यान रखना। ये इक्वल है, मैं ये मान जाऊंगा कि भी इक्वल है, लेकिन जो नॉर्मल फोर्स है वो इसका क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इक्वल हो सकता है लेकिन क्या है भाई, इक्वल भी है अपोजिट भी है, लेकिन रिएक्शन फोर्स नहीं है। रिएक्शन फोर्स में क्या होना चाहिए, फोर्सेस दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई, फोर्सेस दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। ये बहुत ही जरूरी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। यहां से जो आपका जो एक्शन रिएक्शन के बारे में आपको पता चला हो कि भाई एक्शन रिएक्शन हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जरूरी नहीं कि हर फोर्सेस एक्शन रिएक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा सेम टाइप का होगा। कैसे, आपको बारे में मैं बता देता हूं। जैसे कि आपको बोला जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जैसे mg है, तो दूसरा भी ग्रेविटेशनल होना चाहिए। अगर एक आपका नॉर्मल फोर्स है, मतलब मान के चलो ये नॉर्मल फोर्स, आप अर्थ को दबा रहे हो, आप मिट्टी को दबा रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहे हो, तो ऊपर नीचे से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो यहाँ से देखो ये इसका नेचर अलग रहेगा। वीक फोर्सेज है तो दूसरा भी वीक फोर्सेज होना चाहिए। जैसे आपने दीवार का एग्जाम्पल लिया था, मैंने कहा था दीवार का एग्जाम्पल लिया था। अब उस दीवार में आप क्या कर रहे थे, आप प्रेशर
प्रेस कर रहे थे उसको, तो आप दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे थे, उस दीवार के उस पार्टिकल्स को दबा रहे थे और दीवार आपके हाथ की तरफ फोर्स लगा रही थी, तो वहां पर आपका फोर्सेज एक्शन रिएक्शन सेम था। लेकिन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर आपका एक फोर्स जो mg और ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा नॉर्मल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो ध्यान रखना, अगर बोल दिया जाए आपको ये वंडरवाल फोर्सेज हो या फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशन फोर्स हो, या फिर आपका कूलम्ब्स लॉ जो आपका वीक फोर्सेज वगैरह जो भी है, तो कोई भी फोर्सेज हो लेकिन सेम टाइप के फोर्सेज होंगे ना, तभी आपकी जो एक्शन रिएक्शन है वो आपकी क्या होगी, वैलिड होगी। ये आपके लिए ध्यान में रहे भाई, ठीक है। कुछ बातें और करते हैं भाई एक्शन रिएक्शन के बारे में। जैसे आपने कहा कि एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट, मतलब रिएक्शन होगी, इसका मतलब वो इक्वल भी होगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन में होगी। अब ये आपको पता है कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि हर एक्शन का कोई ना कोई जरूर रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अब कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा भाई, ये जो कंडीशन है, ये आपके सामने जो कंडीशन दिख रही है, यहाँ देखो आप, अगर इस मैन की बात करता हूँ मैं, इस मैन की देखो, ये मैन क्या करता है, यहाँ पर एक्शन कर रहा है, ये मैक्सन मतलब मैन क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। एक्शन करने का मतलब इसका ये कूद रहा है भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मतलब जंप कर रहा है। अगर ये जंप कर रहा है तो देखो, अगर जंप करने के लिए पूरा फोर्स लगाएगा बॉडी का। अब जैसे ही बॉडी का पूरा फोर्स लगाएगा तो यहाँ देखो, जैसे ही इसने फोर्स लगाया तो पीछे की तरफ नाव चली गई और आगे ये जंप कर गया। इसका मतलब ये हुआ, इसने ये एक्शन किया और ये क्या होगा, रिएक्शन होगा। यहाँ पर भी आपका फोर्स सेम टाइप का होगा। तो एक्शन रिएक्शन आपको समझ में आना चाहिए। एक्शन आपका क्या होगा, जैसे आपने अगर दीवार को दिखाया तो दीवार ने भी आपको कुछ दिखाया होगा, ये होता वो माइन्यूटली हमें पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ देखो आप एक्शन रिएक्शन क्या होगा, बोट चल गई भाई, बोट चल गई। यहाँ देखो आप एक्शन रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब दूसरी बात और देखते हैं भाई, जैसे कि आपको पता है कि एक्शन रिएक्शन क्या होगा, जैसे आप चल रहे हो पैदल, तो यहाँ आपका पाँव आगे की तरफ चल रहा है ना, देखो एक्शन। तो यहाँ पर देखो जमीन में कुछ खिसके, जमीन पीछे की तरफ आपका रिएक्शन करती है। क्या करती है, अगर आप पुश करते हो किसी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ तो ये आपको बैक पुश करती है। जैसे आपने देखा होगा कभी स्मूथ सरफेस के ऊपर देखा होगा, जैसे कि आप स्मूथ सरफेस पे क्या करो, आप तो आगे की तरफ देखते हो लेकिन आपके पैर अगर स्मूथ होने की वजह से पीछे चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं, पीछे। अगर वहां पर फ्रिक्शन ना हो, उसको आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के लास्ट में, इसी का पार्ट है। तो यहाँ देखोगे, जैसे आप अगर बिल्कुल, जैसे हम किसी फर्श वगैरह पे, फ्लोर वगैरह पे जो बिल्कुल ही आपका क्या है, स्मूथ है, अगर आप आगे धकेलते हो उसको तो मतलब आप पीछे की तरफ आना क्या करते हो, स्टार्ट हो जाते हो। इसका मतलब आपका रिएक्शन पीछे की तरफ, आपको पीछे की तरफ दिखाया गया है। आपने अगर आगे की तरफ दिखाया तो आपको पीछे की तरफ दिखाया गया है। ये आपका फंडा होगा। तो एक्शन रिएक्शन हमेशा ध्यान रखें कि भाई एक्शन रिएक्शन का होना क्या, इसका मतलब एक्शन रिएक्शन के कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हमेशा। देखो, फोर्सेज सेम टाइप का होगा। एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया फोर्सेज सेम टाइप का होगा, एक्शन का रिएक्शन सेम टाइप का फोर्स होगा, ये ध्यान रहे। अगर आपका देखो, जैसे मैं कहता हूं कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों में अट्रैक्शन है, दोनों में क्या है, अट्रैक्शन। मैं कहूँगा ये F1 चार्ज है भाई, ये 2 चार्ज है, तो आप कहोगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो यहाँ पर देखो ये फोर्स हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अगर ये हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसका मतलब ये होगा दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ। अब ये देखो, ये F1 और F2 देखो डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन ये इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यहाँ देखो माइनस ऑफ F21, ये भी आपका सेम टाइप के होंगे। तो ध्यान रखना, इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बात करूं एक्शन रिएक्शन अगर सेम, देखो यहाँ पर अब कुछ पॉइंट आपके क्लियर कर देता हूं। जैसे आपने कहा, जैसे ये जो पॉइंट लग रहा भाई, ये है जो भाई दीवार पे आपने जो पुश किए थी, तो जो वॉल पे आप पुश करे थे, तो मैन ने किसके ऊपर फोर्स लगाया, वॉल के ऊपर, तो और वॉल ने किसके ऊपर लगाया, मैन के ऊपर। तो मतलब ध्यान रखना, एक्शन किसके ऊपर हुआ, वॉल के ऊपर, रिएक्शन किसके ऊपर हुआ, मैन के ऊपर। समझ रहे हो ना इस पॉइंट को। तो एक्शन और रिएक्शन है ना, वो किसी सेम बॉडी पर नहीं होंगे। किसके ऊपर नहीं होंगे, सेम बॉडी के ऊपर नहीं होंगे। इसका मतलब दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर, वो हमेशा इक्वल रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, लेकिन हमेशा कैंसिल आउट नहीं कर सकते आप। अब जैसे आप इसको बताओ, आप इनको कैंसिल आउट कैसे कर पाओगे। आप मानो आप अर्थ का फोर्स है, अगर आप अर्थ के सरफेस पे बैठे हो, अगर कैंसिल आउट हो जाता तो आप फिर ऊपर उठ जाते। फोर्सेज का वहां पर क्या हो जाता, आप अपने आप में क्या हो जाते, मतलब इक्वल फोर्सेज की वजह से आप ऊपर उठ जाते। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आप उन फोर्सेज को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक्शन रिएक्शन म्यूचुअली एक्ट करते हैं।
क्या, और एकदम मतलब अगर आपने जैसे ही एक्शन किया ना, जैसे ही आपने एक्शन किया वहीं एज मतलब उस टाइम पे ही आपका क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो ध्यान रखना एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल, अपोजिट डायरेक्शन, सेम बॉडी पर नहीं लगेंगे, अलग अलग बॉडी पे। एक्शन किसी बॉडी पे होगा तो रिएक्शन किसी बॉडी के ऊपर होगा, और एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। एक्शन रिएक्शन म्यूचुअली एंड साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। दूसरी बात, न्यूटन थर्ड लॉ नॉट एप्लीकेबल टू सूडो फोर्सेज, सूडो फोर्सेज के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता भाई न्यूटन थर्ड लॉ, क्योंकि वहां पर क्या होगा आपको बताऊंगा अभी सूडो फोर्सेज क्या होते हैं, सूडो फोर्सेज क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखो न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, स्ट्रिक्टली व्हेन इट, अगर देखो यहाँ पर अगर न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें तो वहां पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंसिस हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंसिस हो, तो जो इंट्रैक्शन फोर्सेज हो उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंसिस हो, तो वहां पर भी न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर मैं बात करता हूं न्यूटन थर्ड लॉ की, इसका मतलब न्यूटन थर्ड लॉ डिफाइन नेचर ऑफ लॉ एंड गिव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखना न्यूटन थर्ड लॉ ने क्या दे दिया आपको, अभी अभी न्यूटन थर्ड लॉ आपको लीनियर मोमेंटम देता है। क्या देता है भाई, लीनियर मोमेंटम। क्या देता है भाई, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो देखना इस पॉइंट को, न्यूटन थर्ड लॉ ने आपको दिया है लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा तो ये तो ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं भाई सूडो फोर्सेज क्या होते हैं। देखो आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई सूडो फोर्सेज, सूडो फोर्सेज, तो मतलब सूडो फोर्सेज का नाम से ही पता चल जाए, ऐसे फोर्सेज जो मतलब नाम से अगर देखोगे तो इसका मतलब होता है जो फॉल्स फोर्सेज, क्या हो गए, जो ट्रू नहीं हो, जो नॉट ट्रू हो। अब नॉट ट्रू है फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, ये इसके बारे में बात करेंगे। भाई ट्रू नहीं होते फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में कंप्लीटली अब बात करेंगे। जैसे कहा किसी, देखो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। कैसे, मैं बात करता हूं भाई सूडो फोर्सेज की, एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सूडो फोर्सेज क्या होते हैं। सबसे मेन चीज है, जैसे आपके मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, यहां पर कुछ एग्जाम्पल लेता हूं मैं। देखो आपके साथ, जैसे आपके पास कोई पोल है, ठीक है, ये पोल के ऊपर कोई मास लटका हुआ है, एम मास, ठीक है, ये तो हो गया भाई पोल। और यहां देखोगे आप इस ग्राउंड के ऊपर कोई गाड़ी चल रही है भाई ऐसे, ठीक है, ए एक्सेलरेशन से ग्राउंड के ऊपर कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है। अब मामला क्या है, देखो इस पॉइंट को अच्छे से क्लियरली समझने की कोशिश करना। अब फंडा क्या है सूडो फोर्सेज का। सूडो फोर्सेज आपको मैं दो एग्जांपल बताऊंगा, दोनों एग्जांपल से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि भाई सूडो फोर्सेज होते क्या चीज़ है। फिर हम इसके ऊपर एग्जांपल करेंगे, तब हम अच्छे से क्वेश्चन करेंगे ना फोर्स के, तब इसके ऊपर हम 2-3 क्वेश्चन अच्छे देखेंगे एलिवेटर वगैरह के। तो यहाँ देखो सूडो फोर्सेज होता क्या है। आपने कोई आदमी को बिठा रखा भाई यहाँ पर, ठीक है, ये कोई आदमी यहां पर बैठा है, ठीक। अब ये आदमी जो बोल रहा है ये क्या कहेगा, देखो ये ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ गाड़ी चल रही है, ठीक है। अब एक आदमी को मैंने यहां खड़ा कर रखा है नीचे, देखो ये समझना, इन पॉइंट्स को, सभी पॉइंट को आप समझने की कोशिश करना। एक आदमी को मैंने यहां पर खड़ा कर रखा है भाई, ठीक है, और ये इसकी तरफ देख रहा है और इसकी तरफ, मतलब यहां से ग्राउंड से एनालाइज करता है। ये आपका क्या है भाई, ग्राउंड है, ये क्या आपका ग्राउंड है। अब सभी पॉइंट को समझने की कोशिश करना। ये ग्राउंड हो गया भाई, ये पोल हो गया जो कि क्या है, एट रेस्ट पे है, ठीक है। और ये क्या है, मूविंग विद ए एक्सेलरेशन, मूविंग विद ए एक्सेलरेशन से आपकी ये गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब आपसे पूछा जाए, मतलब या इस बंदे से पूछा जाए, जो गाड़ी पे जो बैठा है बंदा, वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि जो इसको बोला जाए कि सिचुएशन बताओ भाई इस ब्लॉक की, ये आपका जो ब्लॉक है इसकी सिचुएशन बताओ, तो ये क्या कहेगा, जो ये मैन 1 है, मैं इसको मैन 1 बोल देता हूं और इसको मैन 2 बोल देता हूं भाई। तो ध्यान रखना, ये मैन आपका 2 बोल दिया मैंने, मैन 1 है। अब मैन 1 और मैन 2 क्या डाटा देंगे आपको, ये ध्यान में रखना। मैन 1 और मैन 2 क्या डाटा देंगे आपको। मैन 1 बोलेगा आपको कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ जा रहा है, क्या कहेगा वो, पीछे की तरफ जा रहा है। अच्छा,
तो इसका मतलब ये समझ रहे हो आप कि भाई वो कहेगा कि ए एक्सेलेरेशन से पीछे की तरफ जा रहा है। कौन? मैन 1 बोलेगा ब्लॉक को कि अगर ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही है ना तो ये बोलेगा कि हाँ देखो, जैसे हमें क्या करते हैं, हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमें क्या पेड़ पौधे पीछे की तरफ जाते देखते हैं, अगर हम आगे की तरफ जाते हैं तो सेम प्रोसेस यहीं पर रहेगा। आपको या जो बंदा बस के ऊपर बैठा है उसको ये पोल पर जो लटका हुआ ब्लॉक है वो पीछे की तरफ ज़्यादा दिखाई देगा। इसका मतलब अगर पोल पीछे की तरफ ज़्यादा दिखाई दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर इसने बोला कि इसके ऊपर कोई एक्सेलेरेशन से पीछे की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, तो इसके ऊपर फोर्स है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैन 1 ने कहा, मतलब इसने कहा मैं F1 नाम देता हूं कि भाई इसके ऊपर फोर्स है, क्या M × A, तभी तो ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि भाई इसके ऊपर F = ma फोर्स है, F = ma फोर्स है। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं मैन 2 की, तो ये कहेगा नो फोर्स। ये क्या कहेगा, नो फोर्स, क्योंकि ये कहेगा कि एट रेस्ट में, ये क्या कहेगा, एट रेस्ट में है। ये क्या कहेगा, एट रेस्ट में है। फंडा इतना सा है कि अगर आपके सामने, अब देखो ये दोनों के सिचुएशंस को मैचअप भी करना है ना, दोनों सिचुएशन को मैचअप भी करना है कि भाई फंडा हालांकि है क्या, यही आपका क्या है भाई, सूडो फोर्स है। देखो आपने जो बोला कि जो पीछे की तरफ जा रहे हो ना, आपने जो ये फॉल्स फोर्स बोल रहे हो, ये बोल रहा है कि ये फोर्स है नहीं, लेकिन ये बोल रहा है फोर्स तो है, तो ठीक है ना। तो ये जो फोर्स है ना आपका, आपने जो F = ma जो बताया आपने, यही क्या है आपका सूडो फोर्स है, यही क्या आपका सूडो फोर्स है। इस पॉइंट को समझना। इसने कहा किसी, अब देखो जहां पर एक्सेलेटेड फ्रेम है, देखो यहां एक वर्ड मैं बताता हूं आपको, ये फ्रेम कौन सा है, एक्सेलरेटेड फ्रेम। देखो यहां से एक्सेलरेटेड फ्रेम, अच्छा एक्सेलरेटेड फ्रेम, यहां से आपको एक फोर्स नजर आएगा, यहां से आपको एक फोर्स नजर आएगा, उस फोर्स को आप नाम देंगे सूडो फोर्स। क्या नाम देंगे, और इसको एक्सेलरेटेड फ्रेम को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। अच्छा, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, हाँ समझ रहे हैं बिल्कुल। क्या, अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठे हैं आप या नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे, तो वहां पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो वहां पर जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो दैट इज सूडो फोर्स, मतलब वो फोर्सेज जो आपको पीछे की तरफ या आगे की तरफ वहां से दिखाई देगा ना, वही आपका क्या है, एक सूडो फोर्स है। क्या है वो, सूडो फोर्स है। मामला यही है, बस इसी को समझना भाई। इनर्शियल फ्रेम में आप बैठे हो तो इसका मतलब आपके पास क्या है, सूडो फोर्स है। क्या है भाई, सूडो फोर्स है। तो इनर्शियल फ्रेम में बैठ के, क्योंकि देखो यहां पर तो आपके पास है ही नहीं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, मतलब इनर्शियल फ्रेम के अंदर तो आपके पास है ही नहीं, तो इसका मतलब समझना जो सूडो फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट रिलेटिवली। देखो मैंने आपको विद एग्जांपल बताया अच्छे से, मतलब क्या है भाई, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। मैंने बताया था ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो या विदाउट एनी इंटरेक्शन विद एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स इज सूडो फोर्स। वही आपका क्या रहेगा, सूडो फोर्स रहेगा। विद एग्जांपल आपको ये पॉइंट याद रखना है, विद एग्जांपल आपको क्या करना है, ये पॉइंट याद रखना है। कुछ एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, डिफ्लेक्शन ऑफ पेंडुलम हो गया। ये केसेस अब जैसे एग्जांपल करेंगे हम आगे जब, तो इसको समझेंगे भाई इनके एग्जांपल्स का कैसे महत्व है। रिलेटिव टू एक्सेलरेटिंग कार, गेन और लॉस ऑफ वेट, या फिर गेन ऑफ लॉस ऑफ वेट की बात करूंगा मैं एलिवेटर के अंदर, उसके अंदर एलिवेटर लिफ्ट वगैरह के अंदर। तो को लिफ्ट के अगर अंदर देखोगे तो आपका मास चेंज हो जाएगा, किसकी वजह से, सूडो फोर्स की वजह से। एक्सपीरियंस्ड इन एन एक्सेलरेटिंग एलिवेटर, जो एलिवेटर है आपका उसके अंदर बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर बर्ड क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, बाई एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन द एयर, बट एयर पुश द विंग्स ऑफ द बर्ड बैक दैट मेक्स द बर्ड मूव फॉरवर्ड। उसको क्या करती है, मूव करने में सहायता करती है। जैसे ये नीचे करती है तो वो ऊपर, फिर उसको आगे उड़ने में मदद मिल रही है भाई, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगर आप चल रहे हो, एक्शन है, तो फोर्स एक्जिटेड बाय द ग्राउंड ऑन द, देखो यहाँ पर आपको ग्राउंड दिखाई ही नहीं दे रहा, लेकिन ग्राउंड पे क्या है, ग्राउंड भी तो आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर फोर्स लगा रहा है। लेकिन आप बाहर से देखोगे ना, ग्राउंड आप मतलब थर्ड पर्सन को यहाँ पर आपने खड़ा कर दिया।
अगर थर्ड पर्सन को यहाँ पर आपने खड़ा कर दिया तो वो कहेगा ग्राउंड कहाँ फोर्स लगा रहा है, ग्राउंड तो नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखेगा कि ग्राउंड भी ए एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा है अगर मैं ए से आगे जा रहा हूँ, तो ये भी आपका सूडो फोर्स रहेगा। तो फोर्स एक्जेक्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द पर्सन इज सूडो फोर्स, ये भी आपका क्या रहेगा, सूडो फोर्स रहेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने अभी बताया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रहेगा आपका, सूडो फोर्स का एग्जाम्पल रहेगा। क्या रहेगा भाई, सूडो फोर्स का एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सूडो फोर्स का एग्जाम्पल रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्सेज मैंने अब बताया जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो। देखो एक्सेलरेटेड मोशन हो, एक्सेलरेटेड मोशन हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा और नॉन एक्सेलरेटेड हमेशा किस में होगा, इनर्शियल फ्रेम के अंदर होगा। देखो सीधी सी बात है, नॉन एक्सेलरेटेड आ गया ना, मतलब जहां पर एक्सेलरेशन नहीं होगा, कोई मोमेंट नहीं होगा, कोई चेंज वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो ऑब्जेक्ट जहां पर पड़ा है वही रहेगा, तो उसको इनर्शियल फ्रेम ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप अपने हिसाब से सोच सकते हो इनर्शियल नॉन इनर्शियल का फंडा क्या है। अगर यहाँ से देखा जाए तो कौन सी सिचुएशन आपके लिए बेटर रहने वाली है, पढ़ो आप इसको, सोचो कौन सी सिचुएशन आपके लिए बेटर रहने वाली है, ध्यान से पढ़ो भाई इसको। आप कहोगे कि What is the following statement is correct, incorrect for the action and reaction? आप कहोगे these act on two different body, okay, these are equal in magnitude and opposite in direction, very good। देखो इनकरेक्ट बतानी है, यहाँ पर ये देखना है इनकरेक्ट बतानी है, तो इसका मतलब हमें 3 करेक्ट पोजीशन भी मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना, तो दीज एक्ट ऑन ए सिंगल बॉडी, गलत बात है भाई, ये गलत बात है, क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग बॉडी पे लगती थी, इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होती है और इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। एक्शन रिएक्शन नेवर बैलेंस इज अदर, और ये कभी भी अपने एक दूसरे को बैलेंस नहीं करती है। अच्छा, तो ये फंडा था, तो समझना इस पॉइंट को, ये कभी भी सिंगल बॉडी के ऊपर नहीं लगती है। दूसरी बात, बिहेवियर ऑफ ए बॉडी अंडर जीरो रिजल्टेंट फोर्स इज, देखो यहाँ पर अगर आपका बिहेवियर ऑफ ए बॉडी अंडर जीरो रिजल्टेंट फोर्स आपका न्यूटन थर्ड लॉ देता है, न्यूटन थर्ड लॉ देता है। इससे पहले मैं आपको एक फोर्स से देखो एक क्वेश्चन और करवाऊंगा इससे, क्योंकि देखो यहाँ पर जो फोर्स होगा, फोर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। सभी को पता है कि भाई फोर्स क्या होता है, सभी को पता है फोर्स क्या होता है, तो मैं ध्यान रखता हूँ जो कि फोर्स सभी को पता है और उससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन करेंगे। भाई क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन रहेगा कि एक बॉडी है, एक बॉडी है जिसका फोर्स, देखो यहां से मैं लिख देता हूं इस क्वेश्चन को, क्या, ए बॉडी, ठीक है, जिसका फोर्स होगा F इजिकल टू 8 I कैप माइनस 6 J कैप, ठीक है, प्लस 10 K कैप। यहां पर देखो मैंने कहा कि एक बॉडी है उसके ऊपर ये फोर्स लगा जाता है, न्यूटन, फोर्स ऑफ न्यूटन, ठीक है, इतना फोर्स लगाएगा। ऑफ एक्सेलेरेशन, देखो यहाँ पर आपको आपके पास एक्सेलेरेशन भी दिया मिला है कि भाई एक्सेलेरेशन ऑन ऑफ दिस बॉडी, ए बॉडी ऑफ फोर्स इतना न्यूटन ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ दिस बॉडी, एक्सेलेरेशन ऑफ दिस बॉडी इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब व्हाट शुड बी द मास ऑफ द बॉडी, अब यहां से देखो व्हाट शुड बी द मास ऑफ बॉडी, व्हाट शुड बी द मास ऑफ बॉडी, ये पॉइंट आपको क्लियरली समझना है। ये आपका क्वेश्चन पीएमटी में आया हुआ है 2009 के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएमटी 2009 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। भाई क्या है, एक बॉडी है, उसका फोर्स दिया हुआ, आपको एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, आपसे केवल मास पूछा गया है, और आपके दिमाग में क्या आएगा, सर मुझे पता है फोर्स इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू ma। देखो कितने बेसिक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना, आपको लगेगा कि सर ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन निकालने में फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत महसूस होगी। क्या होगी, दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई यहाँ से फोर्स भी पता है मुझे, मास, एक्सेलेरेशन सब कुछ पता है, कैसे निकालोगे आपने सोच लिया होगा, बिल्कुल सोच लिया होगा, तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ भाई। कैसे, आपके पास फोर्स, मास, एक्सेलेरेशन है। अगर यहाँ पर बात करूँ मैं, अगर फोर्स, देखो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है, बस इतना सा थोड़ा फंडा क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपकी वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है, अब ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्सेलेरेशन भी दिया हुआ है, ठीक है, तो मास क्या हो जाएगा, देखो मास की बात करूंगा तो मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड अपॉन एक्सेलेरेशन
की भी मैग्नीट्यूड दी हुई इसने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड मुझे पता है, तो मुझे चाहिए फोर्स की मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए किसी वेक्टर के लिए आप क्या करोगे, √8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पर देखोगे तो 2200 और 200 करोगे तो आप देखोगे 10√2, क्या हो गया भाई 10√2। अब 10√2 अपॉन 1, तो यहाँ देखोगे 10√2 kg आपका क्या होगा, आंसर होगा। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका पीएमटी में आया हुआ है। कितना कंसेप्चुअल और कितना बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगर आपको बस फोर्स, मास, एक्सेलरेशन तो पता था, आपको बिल्कुल पता होगा, लेकिन आपको फोर्स की मैग्नीट्यूड का दिमाग में नहीं आएगा और आपका आंसर मिलेगा नहीं आपको। ऐसे ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर किसी बच्चे को वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट करना है, अगर अच्छे लगे तब भी कमेंट करना है। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।